Hello everyone, a very warm welcome to Ipasala where we can learn small things but that can make a big difference. So in this video we are going to discuss some new facts relating to a new topic, that is the territory of India, which is mentioned in the Indian Constitution from Article 1 to 4 under Part 1 of the Indian Constitution. Part 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो भी प्रोविजंस है वो मेंशन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कभी भी एज ए फेडरल कंट्री मेंशन नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरल, क्योंकि इंडिया का जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो रियल फेडरल स्ट्रक्चर से कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग क्वासी फेडरल कंट्री है। हमारे यहाँ फेडरल कंट्री का सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रखा है फेडरल कंट्री का जिसके लिए हम लोगों को क्वासी फेडरल कंट्री कहते हैं। और जो एक्चुअल फेडरल नेचर होता है वहाँ पर जब अलग अलग स्टेट्स मर्ज होते हैं टू फॉर्म ए फेडरल कंट्री, तो स्टेट्स के बीच में उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है और वहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए जो भी स्टेट्स वहाँ मर्ज हुआ है उन लोगों के लिए बाइंडिंग है। वो दे आर बाउंड टू फॉलो दोज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एग्रीमेंट। लेकिन जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इंडिया में व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और अलग अलग स्टेट्स को एक साथ मर्ज करके इंडिया एज ए कंट्री फॉर्म किया गया था, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अलग अलग स्टेट्स अपनी मर्जी से या फिर अपनी कंसेंट देकर ही इंडिया में मर्ज हुआ या फिर इंक्लूडेड हुआ। सो इंडिया में क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसीलिए इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन किया है, ना कि एज ए फेडरल कंट्री। यहाँ स्टेट्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो लोग जब चाहे इंडियन टेरिटरी से अलग हो सकते हैं। लेकिन जब एक एक्चुअल फेडरल कंट्री होता है जहाँ एक एग्रीमेंट होते हैं, वहाँ स्टेट्स के पास ये पावर होते हैं कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से कभी भी मेन कंट्री से अलग हो सकते हैं। सो these are the provisions regarding the term as a union of states mentioned in Indian Constitution. Or at present we can say there are 28 states and 9 union territories in India. लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस वक्त इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज नहीं थे। वहाँ पर ब्रिटिश ने जब रूल किया था अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन लोगों ने स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस रखा था। तो उस हिसाब से जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए और कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनको भी मर्ज करना ज़रूरी था टू फॉर्म एज ए कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री, तो उन लोगों को जब पूछा गया कि वेदर दे वांट टू मर्ज विथ इंडिया और नॉट, मोस्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेर एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उन लोगों ने अपनी कंसेंट दे दिया दैट दे वांट टू मर्ज विथ इंडिया। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन लोगों ने अपना कंसेंट नहीं दिया, एंड दोज वेर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया। हालांकि दे बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो लोग भी मर्ज हो गए, लेकिन इनिशियल टाइम में उन लोगों ने अपना कंसेंट नहीं दिया था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गए और वहाँ पर ये क्वेश्चन राइज हुआ कि अभी हम लोग इंडिया को कैसे फॉर्म करेंगे, हाउ वी कैन एंड हाउ विल गोइंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, जहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट या अलग अलग रूल्स है, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स में अलग प्रोविजंस है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, या फिर जो ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था, वहाँ पर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है। तो कैसे उन लोगों को ऐसे रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है जिससे
यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो उस वक्त इंडिया के सारे जो भी स्टेट्स है उन लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए में जो भी स्टेट्स इंक्लूडेड थे उन लोगों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट वाज गवर्नड बाय द गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन प्रोविंसेस में गवर्नर्स को अपॉइंट किया था टू एडमिनिस्टर द प्रोविंसेस, यानी कि स्टेट्स। उस वक्त प्रोविंसेस कहते थे, आज हम लोग स्टेट्स कहते हैं। तो पार्ट बी में जो भी स्टेट्स थे दे वर द प्रिंसली स्टेट, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जहाँ पर प्रिंस है, जहाँ पर एक किंग है या फिर एक रूलर है जो रूल करते हैं, बट दैट स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और दे आर सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही था या फिर अंडर कंट्रोल ही था, लेकिन वहाँ पर एक अलग से प्रिंस थे जो उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिनिस्टर करते थे या फिर रूल करते थे। वो लोग थे पार्ट बी कैटेगरी में। पार्ट सी कैटेगरी में जो भी स्टेट्स थे दे वेर द जहाँ पर कमिश्नर्स थे, चीफ कमिश्नर्स थे, और बेसिकली दे वेर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर। सेंटर के द्वारा वो लोग एडमिनिस्टर होते थे, लेकिन चीफ कमिश्नर्स थे। और पार्ट डी में जो रखा गया था वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसको पार्ट डी में रखा गया। और इसके बाद ऐसे कुछ दिनों तक चलने के बाद ऐसे अलग अलग डिमांड राइज होता है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, और स्टेट्स का अपना अपना डिमांड होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो पावर दिया है उसको दिया है पार्लियामेंट को। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज़ ऑल द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और इंक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट or to dismiss the area of a state or the alter the boundary or the name of a state। अगर किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना पड़ा या उसका नाम चेंज करने की ज़रूरत है या फिर एक नया स्टेट क्रिएट करने की ज़रूरत है या फिर किसी एक स्टेट का टेरिटरी को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, इन सारी मैटर्स में डिसीजन ले सकते हैं सिर्फ पार्लियामेंट। लेकिन जब पार्लियामेंट इन सारी मैटर्स में या फिर सब्जेक्ट में डिसीजन लेने के लिए कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं तो इट नीड्स ए प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के द्वारा उसको पहले अप्रूव करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति के लिए भी यहाँ पर एक ये कंडीशन है कि जब ऐसा कोई फिर रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट उस रेजोल्यूशन को उन कंसर्न स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, यानी कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ चेंजेस होने वाले हैं या फिर किया करने वाले हैं बाय द पार्लियामेंट तो वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन हालांकि फिर से हम ऐसे क्वासी फेडरल कंट्री है जहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है कंपैरेटिवली, तो स्टेट के पावर यहाँ पर भी कम हो जाता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उन डिसीजंस को अप्रूव भी करते हैं या फिर इफ़ दे डोंट वांट टू डू दिस, अगर वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा करें, फिर भी उन लोगों का ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं पार्लियामेंट टू टेक देयर डिसीजन। पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी से ही डिसीजन लेते हैं और वो लोग अपनी मर्ज़ी से ही जो भी स्टेट के साथ डिसीजन लेना पड़ता है रिगार्डिंग देयर बाउंड्री एंड ऑल दिस, तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से ही डिसीजन लेते हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे कमीशंस भी मेंशन है जो भी कंस्टिट्यूट किया गया था फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन कमीशंस के बीच में धर कमीशन, फैजल अली कमीशन वेर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और धर कमीशन जो है उसको जून 1948 में कंस्टिट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ पर एस.के. धर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमीशन। और धर कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया इन दिसंबर 1948 एंड इट रिकमेंडेड
that the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factors. धर कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का वो कभी भी लिंग्विस्टिक के बेस में या फिर लैंग्वेज के बेस में नहीं होना चाहिए था. वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आसान हो, उसको आगे रखकर, उसको कंसर्न में रखकर ही हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस में. उसके बाद दूसरा जो कमीशन है वो है फजल अली कमीशन, जिसको कंस्टिट्यूट किया था या फिर अपॉइंट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1953 एंड द चेयरपर्सन वाज फजल अली. लेकिन फजल अली ने भी ये रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेसिस में रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. जो धर कमीशन ने कहा था, जो धर कमीशन ने रिजेक्ट किया था जिस टॉपिक को, उसी को फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि बेस होना चाहिए लिंग्विस्टिक टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑफ इंडिया. लेकिन उन लोगों ने ये थ्योरी भी रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट. ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक स्टेट में एक ही भाषा को कहना चाहिए या फिर एक लैंग्वेज कहने वाले लोग ही एक स्टेट में रहेंगे. ये भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था. तो बेसिकली उन लोगों ने ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो अगर किया जाता है तो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेटन होगा, इसलिए उन लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया. और इसने दिस कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द एवोल्यूशन ऑफ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन, जो था ना पहले फोरफोल्ड, लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, उसको एबोलिश करने के लिए फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था. और उसको अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया और फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन को एबोलिश कर दिया. और एबोलिश करने के बाद 6 स्टेट्स और एट दैट टाइम 3 ऐसे टेरिटरी जो सेंटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ऐसा फॉर्म हो गया. यानी कि 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज फॉर्म हो गया आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशंस. उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हुए, बहुत सारे ऐसे डिमांड स्टेट्स हुए, राइज हुआ बाय द स्टेट्स फॉर separation of state, for autonomous of states, for creation of new states. तो उस प्रोसीड्यूर से गुजरने के बाद, ऐसे डिमांड्स को कभी एक्सेप्ट करने, कभी रिजेक्ट करने के बाद, एट प्रेजेंट वी हैव 28 states and 9 union territories, which is a big country with 28 states. तो these are the conditions, these are the provisions mentioned in Indian constitutions, like from the British time and from until right now, अभी तक जो भी है. और उसके लिए इसको, इन सारी डिसीजंस को लेने के लिए किसके पास पावर है, ये सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो these are some facts which we have already discussed. So this is from my side. Thank you.